अपना मेरठ सबसे बढ़िया सर, बसेंगे तो यहीं लास्ट में, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन मेरठ मेरठ ये मेरी जन्मभूमि है, वो मेरी कर्म भूमि है। उसने मुझे इज्जत शोहरत से नवाजा है, इसने मुझे जन्म दिया है, तो मेरे लिए दोनों बराबर है सर। मेरठ वालों का, पूरे शहर का प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला। मेरा तो रोल मॉडल, सही बात तो ये है कि बच्चन साहब ही रहे हैं, उसके अलावा एक्टिंग में तो बच्चन साहब ही हैं। जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना आसमान का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और शारदा एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आपको ये बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया से बढ़िया लोगों के इंटरव्यू आपके तक मुहैया कराएंगे। शारदा एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में गिरीश थापर आपका स्वागत है। गिरीश थापर वो नाम है जो मेरठ से निकल के बॉम्बे में देखते थे छा गए। लोग उनको धारावाहिक में, एड में, वीडियोज में, फिल्मों में देखते हैं और पाते हैं कि हमारे बीच का इंसान जो मेरठ की क्रांति धरा से निकल के बॉम्बे में जाके कितनी तेजी से आगे बढ़ा और लगातार आगे बढ़ रहा है। आज ये हालत हो गई है कि जब भी लोग सीरियल देखते हैं तो उसमें गिरीश थापर दिखाई देते हैं। और गिरीश जी, आप मेरठ आए जी, और आप हमारे स्टूडियो में आए, ये बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा लगा कि हमने आज आपको अपने बीच में बुलाया है, ताकि लोगों को पता चले कि गिरीश थापर जो अब बॉम्बे के में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, आज वो क्या-क्या बताएँगे लोगों को और क्या-क्या सुनाएँगे लोगों को। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ गिरीश जी कि आप तो कंकरखेड़ा में एक अचार और मुरब्बे की दुकान में बैठते थे जी, जी, 88 के जी, पहले। जी, जी, जी। तो अचानक फिर आप बॉम्बे में चले गए और आप बॉम्बे में छा गए क्या? सबसे पहले तो मैं शारदा एक्सप्रेस और ज्ञान भाई आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस नाचीज को अपने स्टूडियो में बनाया, और ये मेरठ मेरी जन्मभूमि है, इसका मैं बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह और आशीर्वाद से मुझे मुंबई जैसे महानगर में बसने का मौका दिया, आप सबके प्यार से उसे। सबसे पहले तो मैं, आपने बोला कि आए सर, आपके लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है 87-88 में पहला इंटरव्यू आपने अखबार में मेरा छापा था सर। तो वो शायद मेरे लिए ऑक्सीजन का काम किया, और उसकी बदौलत मैं यहाँ थिएटर किया, छोटे-छोटे काम किए, दिल्ली में काम किया। फिर वही वाली बात है कि सबकी लास्ट मंजिल मुंबई होती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आप लोगों के प्यार, सहयोग, आशीर्वाद से आज मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, और ये सब आप लोगों का प्यार है। और आप जब भी मुझे बुलाएंगे, कहते हैं ना कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं चला आऊंगा। मैं कोई समय नहीं हूं जो लौट ना सकूं, और मैं बार बार आपके पास क्यों आता हूं पता है? कहते हैं कि ज्ञान जी, तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। अच्छा, लोग जो घर से भागते हैं, हम्म, ये 80 और 90 के दशक में बहुत हुआ करता था कि हीरो बनने के लिए लोग भागते थे। जी, जी। उत्तर प्रदेश में खास करके, हम तो वेस्ट में बैठे हुए हैं, हम्म, तो क्या आपको लगा कि जब आपके अंदर तो एक्टिंग का गुण तो पहले से था, जब आप दुकान में बैठते थे तब भी आपके दिमाग में आपको लगता था कि मेरे लिए वो जगह नहीं है, लेकिन चूंकि आप तो बंधनों में बंधे हुए थे, तो फिर जब बॉम्बे आप गए तो आपको क्या लगा कि अब ये मेरठ मेरे लिए वो जगह नहीं है, जो मेरे लिए असली जगह बॉम्बे है? वो क्या होता है ना कि आदमी को आगे बढ़ने की चाह होती है, और इस फील्ड में आने का कारण ये था कि मैं शायद 9 से 5 के लिए बना नहीं था, बंध के काम करना जानता नहीं था, क्योंकि मेरी फितरत शुरू से ऐसी रही, घूमने की, लोगों से बात करने की, लोगों से मिलने की। क्योंकि लोग यहाँ पर ज़िंदगी काटने आए हैं, सर मैं ज़िंदगी जीने आया हूँ, अपने हिसाब से जीने आया हूँ। क्योंकि मैं 9 से 5 वाला मैंने बोला कि नहीं था, तो थिएटर किया तो लगा कि और आगे चले, फिर दिल्ली में काम किया। फिर हमारे राकेश कपूर साहब थे, वो बम्बई में क्या नाम है, रामायण करके आए, तो मैंने उन्हें बोला कि सर हम कब कब तक यहाँ काम करते रहेंगे, कभी हमें टीवी में भी हम अपनी आपको देखेंगे। उनके मुख पर शायद सरस्वती विराजमान थी, ऐसा कहते हैं हिंदू शास्त्रों में कि 24 घंटे में एक बार मुख पर सरस्वती विराजमान होती है। उन्होंने कहा कि इस साल मैं तेरे को कहीं न कहीं किसी सीरियल में काम दिला दूँगा। फिर वो यहाँ पर एनके माथुर साहब आए एक सीरियल की शूटिंग करने, उन्होंने मुझे मिलवाया। फिर मैंने उनके साथ काम किया, उनको मेरा काम पसंद आया, फिर दूसरा काम किया। फिर वो निरंतर ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं 97 में पहली बार मुंबई गया। फिर डॉक्टर वेद थापर जी का एक सीरियल आता था, जिसमें वो मेन लीड करते थे, राजा रेंचो। हम उनसे मिले, उन्होंने भी हमें उसमें काम दिलवाया। फिर एक निर्देश त्यागी जी हैं, वहाँ पर असिस्टेंट थे, सुनील अग्निहोत्री के, उनसे मिले, उन्होंने मुझे युग सीरियल में काम दिलाया। फिर मैं काम करता रहा, फिर कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे मेरठ वापस आना पड़ा,
उसके बाद फिर मैं यहाँ पर काम करता रहा, लेकिन वही दिमाग वहीं पर ही लगा हुआ था कि यार मुंबई जाना है। तो 2012 में एक दिन मैंने कहा नहीं यार, थ्री इडियट पिक्चर देखी। उसमें एक डायलॉग में दिमाग फंस गया कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पर वो दिमाग में ऐसा फंसा कि फिर वो जब वो तीनों बैठे होते हैं सीढ़ियों पर दारू पीते हैं, तो एक डायलॉग बोलते हैं वो बहुत बढ़िया कि यार तू मोहब्बत तो करता है जानवरों से, शादी कर रहा है मशीनों से, तो कैसे काम बनेगा? जिससे मोहब्बत करता है उससे शादी करना। फिर वो एक लाइन बोलता है कि लता मंगेशकर जी चाहती कि वो बहुत बड़ी क्रिकेटर बन जाए, बन जाती, नहीं बनी। अगर सचिन तेंदुलकर चाहते कि वो बहुत बड़े सिंगर बन जाए, नहीं बने। लेकिन दोनों अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप लव करते हो, शादी भी अगर आप उससे करेंगे ना, तो शादी सक्सेसफुल होगी। मैंने आर्ट से, कल्चर से, नाटक से, थिएटर से प्यार किया, तो फिर मुझे शादी उसी से करनी थी, तो इसलिए मैं तो मुंबई ये चला मुझे लगता है कि राजा और रंचो ने आपको आपके अंदर जो आग थी, उसको जो लोगों ने देखा राजा रंचो ने, उसके बाद आप एक के बाद एक धारावाहिक में आए। आपको लगा कि बॉम्बे अब मेरे जैसे लोगों के लिए जमने की जगह जी, है। आपने हिम्मत नहीं खोई। जी। इसका असर क्या हुआ कि आप कितने सालों बाद आपको लगा कि अब गिरीश थापर मुंबई के लिए बन गया है? हुआ क्या कि वो जब मैंने राजा रंचो, युग, मैं नाड़ी तुड़ने को सीरियल करने के बाद कुछ ऐसे हालात बने घर के कि मुझे वापस आना पड़ा। वो यहाँ आने के बाद फिर कुछ ऐसे स्थितियां बनी कि मैंने एक बार अपने, मेरे पिताजी जो हैं बहुत बड़े एक्टर हैं, थे, अब तो डेथ होगी 2021 में उनकी। एक दिन मैंने उन्हें कहा, मैंने घर वालों को बोला यार मेरा मन वहीं लगता है, मुझे सिर्फ 6 महीने का मौका दे दीजिए आप। 2012 चल रहा है, मई चल रहा है, ये दिसंबर तक 7-8 महीने, 6-7 महीने, मुझे 6 महीने दे दीजिए। अगर इन 6 महीनों में मेरा कुछ हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं जिंदगी भर कभी मुंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोऊंगा। मैंने ये बोला। पता नहीं उनके मन में क्या आया, उनका ठीक है तो जा। या तो मेरा अंजल वहां का लिखा हुआ था, काम था। जब मैं वहां गया, तो मैंने जब दोबारा गया दूसरी पारी खेलने, तो पहले मैंने 10-12 दिन ये स्टडी किया कि काम कैसे मिलेगा, और काम मिलेगा तो मुझे क्यों मिलेगा, और मुझे मिलेगा तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना होगा। फिर मैंने वहां पर जब स्टडी किया, समझा, तो मैंने देखा कि यहाँ पर टैलेंट पे काम तो 1% ही है, 99% तो आपके नसीब पर काम करता है। आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका नसीब अच्छा हो, फिर टैलेंट साथ में हो, फिर आप अपना व्यवहार इतना अच्छा रखें कि लोग आपको, कोई यार उसको बुला लिया, वो बेचारा सेट पर सेट अच्छा रहता है, सब कुछ है। तो मैंने उसको अपनाया, और फिर मेरठ वालों का, पूरे शहर का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिला, और उसके बाद तो फिर क्या कहें, ये सब आपके सामने नहीं, है। किस किस धारावाहिक ने आपको साबित करा दिया कि गिरीश थापर के अंदर बहुत आग है? आग ये था कि जब मेरा जाने का ऐसा प्लान था नहीं। मैं मुंबई एक रिश्तेदारी में गया था, मेरे भाई हैं रजत जग्गी जी, उनके मकान का मुहूर्त था। तो जब एक मेरे दोस्त है, दिल्ली में काम करता था, कैफिल अहमद साहब, उन्होंने मुझे बोला यार एक पंडित का रोल है, अलीगढ़ में शूटिंग चल रही है, हम है बजरंगी की, तू करेगा? मैंने कहा करूंगा। उन्होंने मेरे साथ वॉइस नोट मंगवाया, कुछ मंत्र मंत्र मैंने बोले, रामायण की चौपाइयां वगैरह, तो उन्होंने फाइनल कर दिया। लेकिन वो डेट ऐसी हुई कि मैं बॉम्बे चला गया। जब मैं वापसी आ रहा था, मुझे बोला यार तू एक काम कर, मेरठ मत उतर, यहाँ उतर जा मथुरा, और यहाँ से अलीगढ़ आ जा, वहां पे शूटिंग चल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं मेरठ जाके रात को वापस आके सुबह आया। तो मैं ऐसे मेरठ आया, रात को मैंने वापस किया, मैं वहां चला गया। वहां पर एक लड़की थी क्रिएटिव, अनु, उसको मेरा काम इतना पसंद आया कि कह रही भैया जब कभी मुंबई आना ना मुझे मिलना। जब मैं 2012 मई में दोबारा मुंबई गया, तो सबसे पहले अन्नू को मैंने कॉल किया कि अन्नू तुमने, मैं क्यों जानता नहीं था वहां पर। तो उसने कहा ठीक है, उसने, मैंने अपना प्रोफाइल भेजा। एक दिन 10-12 दिन बाद ही मुझे शाम का समय था, यही मुझे फोन आता है, अन्नू क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जल्दी से कुर्ता पजामा लेकर क्लिक क्लिक से स्टूडियो पहुंचो, सीरियल सपनों के भंवर में है, उसमें एक बढ़िया करेक्टर आया तेरे लिए। मैंने लगातार 8 दिन काम किया वो। मैंने कहा यार 8 दिन काम तो मिल गया मुझे अब, और मेरे को पैसा भी ठीक ठाक, मतलब मेरे उस हिसाब से 2012 के हिसाब से शायद 3 या 4 हजार पर डे था, तो 30-1 हजार रुपये काम मिल गया। मैंने कहा यार 1 महीने में 30 हजार का आदमी तो हो गया। फिर कुछ यार दोस्त ऐसे थे, उनको मेरा काम पसंद आया, मेरा व्यवहार पसंद आया, कह रहे गिरीश जी तुम आ जाओ मुंबई, तुम कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा 10 हजार रुपये यहाँ के खर्चे के लिए, और 10 हजार मुझे घर भेजने हैं। कह रहे एक काम कर, तू यहाँ बैठ, 20 हजार महीना हमसे पहली तारीख में लेता रहा कर, जो काम करेगा उसके पैसे हमें दे देगा। कहने का मतलब एक हौसला बढ़ाने के और लिए। तो मैंने कहा नहीं यार, इसका मतलब मैं 20 हजार का आदमी तो मिनिमम हूँ। फिर मैं वहां रुका, कौन लेता है और कौन देता है वो बात की बात है। लेकिन उसके बाद फिर ईश्वर की कृपा हुई, मुझे कोऑर्डिनेटर्स मिले जिन्होंने मुझे काम दिया। उसमें राजीव शर्मा, एक राज टाक जी हैं, उन्होंने, अमित गुप्ता, ऐसे काफी लोग थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरे व्यवहार की वजह से। और फिर मैं
वनडे टुडे जो भी मुझे काम मिलता है, फिर मैंने काम को छोटा बड़ा नहीं माना, काम को काम माना और काम को बड़ी शिद्दत, ईमानदारी, लगन से किया। और आज भी मुझे कोई काम मिलता है, मैं उसे पहला काम समझकर करता हूँ कि नहीं, बस यही तेरा काम है, इसको करना है पूरा, और मैं वो करता हूँ। तो नहीं, ऐसे कितने सीरियल आप कर चुके हैं? लगभग 400 से 500 सीरियल में मैं कैमियो कैरेक्टर कर चुका हूँ। 40-50 बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम कर चुका हूँ, इसमें रेस 3, हाउस ऑफ बोर, बंटी बबली, मिस्टर एंड मिसेस माही, घुड़चड़ी, और 40-50 में वेब सीरीज बड़ी-बड़ी, जिसमें मामला लीगल है, मसाबा मसाबा, कुल, बड़ा नाम करेगा, अभी पार्ट 2 भी आ रही है। ऐसे करता हूँ। और तो आपने अमिताभ बच्चन साहब भी काम हाँ, किया है, बच्चन साहब के साथ मैंने तो एक आपको कैसा अनुभव रहा अमिताभ बच्चन साहब काम का? सर जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा। पहली बात तो ये था कि जब मुझे एक फिल्म शमिताभ के लिए कॉल आई कि आपका एक सीन है बच्चन साहब के साथ, करेंगे? मैं उनका बचपन से फैन रहा हूँ और आज भी हूँ, और उसके आसपास पहुंचना भी, मैंने तो ये सोचा था जिस दिन मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर कर लिया, उस दिन मैं अगर बैग उठा के मेरठ भी वापस आ जाऊंगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं एवरेस्ट छू के आ गया। तो मेरे को कॉल आई तो कह रहे गोवा में शूट रहेगा, ऐसे ऐसे। मैं उस दौरान अयोध्या जी में शूट करा था एक सीरियल, ऐसा प्रेम कहा। तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला ऐसे ऐसे मेरे को काम आया, नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। मैं कहा कि आप जाने दो या मत दो, मुझे पैसे दो मत दो, मैं तो जरूर जाऊंगा, ये 2 दिन के लिए तो मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने बोला कि आप आर बाल्की सर ने, मैंने जब उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने मैंने कह रहे हम आपको बॉम्बे से टिकट देंगे और एक आपका बजट क्या है। मैं कहा मुझे बजट वजट नहीं चाहिए, मेरा टिकट लखनऊ से करा दो। फिर उन्होंने मेरे 4 टिकट कराए, लखनऊ से बॉम्बे, बॉम्बे से गोवा, गोवा से ऐसे बॉम्बे, और ऐसे लखनऊ। तो जब मेरे पास टिकट आ गए, मैं रात रात में भागा लखनऊ, लखनऊ से मैं सीधा बॉम्बे, बॉम्बे से गोवा। ऐसे जब वहां जाके मुझे पता चला कि मेरा सीन बच्चन साहब के साथ नहीं है, धनुष के साथ है, बड़ा मन उदास हुआ, लेकिन क्या कर सकता था। फिर उसके बाद एक बार और मौका मिला, आरबीआई का मैंने ऐड किया, इससे पहले एक और किया जो अभी आजकल चल रहा है, उससे पहले। तब बच्चन साहब का मुझे देखने का, उनको उनको साथ में उनके आने का, उनको बैठने का, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। तो वाकई में बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला कि उस एज में भी उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, वो काबिले तारीफ था। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस एज का आदमी जिस हिसाब से चलता है, बैठता है, उठता है, काम करता है, वो अल्टीमेट है, वो अनंत है। तो ये फिर ये लगातार अच्छे से सीरियल्स में काम करने के बाद क्राइम पेट्रोल में कैसे घुसना हुआ फिर? क्राइम पेट्रोल में तो क्या हुआ, ये सीरियल ही चलते थे तो वही कंपनियां जो सीरियल बनाती है वो क्राइम पेट्रोल बनाने लगी। तो फिर क्राइम पेट्रोल का एक सिलसिला चला। शुरू में तो मुझे क्राइम पेट्रोल में मौका नहीं मिला, एक ही कंपनी बनाती थी, तो मैं कई बार ऑडिशन देके नहीं हुआ। लेकिन जब वहां पर एक मैंने एपिसोड किया, उसके बाद तो मैं 100-150 एपिसोड लगभग क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये ज्यादा सीआईडी, फिर तो मैं करता ही रहा। नहीं तो कभी लगा कि एक गिरीश थापर जो एक एक्टर है वो क्राइम पेट्रोल में विभिन्न कैमो में दिखाई दिया है, तो क्या लगा नहीं कि कई बार कि यार मैं ऐसा सीरियल कर रहा हूँ जिसमें मुझे मेरी छवि के खिलाफ भी जा रहा है, लगा कभी? या हाँ, इसे सिर्फ एक्शन वो मांगा? शुरू में तो एक्टिंग लगती थी और अच्छा लगता था, क्योंकि क्राइम पेट्रोल का टीआरपी बहुत थी। एक्चुअली में क्या है, एक आप एपिसोड, अगर आपने 10 एपिसोड भी क्राइम पेट्रोल के कर लिए तो समझ लो आपने 200 कर दिए। वो बार बार रिपीट होंगे, आज तक भी आते रहते हैं, वो रिपीट है। तो उससे एक आपका ना, आपको पहचान बनती है। आज जब, अब तो खैर काफी काम किया, 5 साल पहले तक जब मैं एड वेड भी नहीं करता था, ज्यादा ज्यादा वेब सीरीज नहीं थी ओटीटी ना, तब तो लोग अरे क्राइम पेट्रोल वाले जा रहे हैं, ऐसा लोग बोलते थे। उससे पहचान बनी, उससे फिर मुझे और काम मिला। और वो डिफरेंट करेक्टर करने से क्या हो कि आपकी कला में निखार आया, कि आप अलग, कभी चाचा, कभी मामा, कभी नाई, कभी धोबी, कभी कसाई, कभी पंडित, कभी वकील, कभी जज। तो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर करने का जो हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि 184 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म होता है, तो एक मानव, मैंने तो इसी जन्म में कई करोड़ों योनियां भुगती नहीं तो हैं। क्या आपको लगा कि क्राइम पेट्रोल के बाद जब आप एड की दुनिया में घुसे, तो क्या आपने सोचा कि अब सीरियल नहीं करना है क्या मुझे? नहीं, सीरियल करूंगा। अब क्या है कि इतना करने के बाद, पहले तो मैं शो किया गया था, फिर प्रोफेशनली हो गया। अब मैं काम, ऐसा नहीं कि मैं सीरियल नहीं करूंगा, सीरियल बिल्कुल करूंगा। अच्छा काम मिलेगा तो भी तो करूंगा, वनडे टुडे नहीं करूंगा, अच्छा काम मिलेगा। और अब बजट भी चाहिए होगा ना सर, मुंबई बड़ा शहर है, खर्चे ज्यादा हैं, तो उसमें बजट मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। और आप सबका प्यार सहयोग बना रहा तो 100% आपको किसी जल्दी सीरियल में नजर तो आऊंगा। ये एड की दुनिया में जब आप घुसे, जी। तो आपका मुकाबला किससे था? आपको लगा कि जो एड के जैसे धुरंधर बड़े-बड़े मॉडल्स हैं, बड़े-बड़े हीरोज वगैरह कर रहे हैं, तो कभी लगा कि अनसिक्योर फील हुआ कि नहीं यार, मैं एड का डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना सर, जब हम घर से निकलते हैं ना,
तो ये सोच के निकलता है कि ये काम मुझे प्राप्त करना है। एड की दुनिया का अलग फंडा है। उसका ऑडिशन होता है, 200-300 लोग देते हैं। 300 में 3 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर क्लाइंट के ऊपर है कि वो किसे लेता है। बस मैं वो चलता रहा, ऑडिशन देता रहा, ऑडिशन देता रहा, ऑडिशन देता रहा। फिर 1-2 जब 2, 3, 4, 5 ऐड आपके फँस जाते हैं धीरे-धीरे, तो फिर आपको वो खुद अप्रोच करते हैं कि आप सर बना दीजिए। तब भी कॉम्पिटिशन आज भी है उसमें। लेकिन आज थोड़ा इसलिए कि आज हमें कंपनीज़ अप्रोच करती हैं कि आप इसके लिए ऑडिशन बनाओ। फिर वो क्लाइंट के ऊपर है कि क्या है, करना है। लेकिन वो एक जब आपने करना है कहना कि जब फैसला कर लिया ऊँची उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना आसमान का। ग्रीस तुम्हारा एक्टिंग में तुम्हारा रोल मॉडल कौन रहा है? मेरा तो रोल मॉडल सही बात तो ये है कि बच्चन साहब ही रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग में तो बच्चन साहब ही हैं। उनको ही मैंने देख के सब कुछ सीखा है और सिंगिंग में बाकी अगर देखा जाए बोलने में तो मैं गुरदास मान साहब को अपना गुरु मानता हूँ बचपन से और आज तक। जो कुछ भी मैंने बोलना थोड़ा बहुत सीखा है, उनसे सीखा है। नहीं, आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप गाना भी गाते दिख रहे हो आजकल और डांस भी कर रहे हो। क्या हाँ, है ये दुनिया कैसे बदल गई पूरी है? बस वो मैं एन्जॉय करता हूँ सर लाइफ़ को। मैं हर पल को ना एक-एक पल को एक-एक साल करके जीना चाहता हूँ। मैं ऊपर वाले को कन्फ्यूज़ कर दूँगा कि 70-80 साल दिए थे, ये तो 2-3 हज़ार साल जी के आ गया। नहीं तो आपको लगा कि अब भविष्य में क्या योजना है आपकी? अब भविष्य में तो यही योजना है कि अपने काम को मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ और उसको कर रहा हूँ। अगर ईश्वर ने मुझे पैसा दिया, अच्छा, तो मैं प्रोड्यूस भी करूँगा कुछ ना कुछ अच्छा, जो कि मैसेज होना चाहिए। कुछ वल्गर नहीं, गलत नहीं, अच्छा मैसेज जो जाए समाज के अंदर कि कल को बोले यार बंदे ने बनाया था, अच्छा बनाया था कुछ। नहीं तो अब जो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एक नया ट्रेंड चला है कि जब तक वल्गैरिटी नहीं होगी तो लोग उसको हिट होने का माध्यम नहीं समझते। ऐसा इसके नहीं पीछे क्या है? क्या वाक़ई ज़रूरी है कि वल्गैरिटी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है सर। बड़ी-बड़ी फ़िल्में हिट हुई हैं जिसमें कोई वल्गर नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। ये अपनी-अपनी सोच है कि लोगों को क्या पसंद आ जाए। कुछ समझ नहीं आता। लोगों की सोच को आप कैसे अब लोग यूट्यूब पे अपने घर पे कंटेंट बनाते हैं, वो भी हिट हो जाते हैं। और यहाँ मैंने बोला ना कि यहाँ टैलेंट कम, नसीब ज़्यादा चलता है। अगर हिट होना है तो चंद्रिका गिरा दीक्षित वड़ा पाव बना के भी हिट हो जाएगी। हिट होना है तो रानू मंडल भी हिट हो जाएगा। हिट होना है तो ₹10 का बिस्कुट भी हिट हो जाएगा। हिट होना है तो बचपन का प्यार भी हिट हो जाएगा। और नहीं होना तो आप कुछ भी बड़े-बड़े 500 करोड़ की फ़िल्म बना लो, नहीं होगा। ये अब देखो मैंने एक गाना किया था, आपको याद होगा ऋत्विज का हम तोड़ गए। हुँ। 80 मिलियन लोग उसे देख चुके हैं। अभी भी मुंबई के हर बियर बार में रात को बजता है, हम दौड़ गए, वो हिट हो गया, लोगों ने पहचाना। जबकि मामला लीगल है में मेरा कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। लेकिन वो मेरा सीन इतना वायरल हुआ हाँ, वो चीज़ कि मिलियंस में चला गया, लोग मुझे शुक्ला जी के नाम से पहचानने लगे। तो पता नहीं चलता। अब जैसे ये मेरा आरबीआई वाला ऐड है जो हर एक के मोबाइल पे जा रहा है, हर चैनल पे चल रहा है, हर उस पे चल रहा है। आज लोग अरे यार आरबीआई वाले आ गए भाई, इनका बँटवारा हो गया था। तो अब ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं तो कौन-सा रोल आपको सबसे टॉप का लगा जिसने गिरीश थापर को लोगों के दिलों में बसा दिया? जो आपको पसंद हो? अब तो मैं बोलूँगा मामला लीगल है या कुल मैंने वेब सीरीज़ की थी। अब तो जो कुछ ऐड मेरे बड़े जैसे एमडीएच मसाले वाले जो मैं क्या नाम है, वो मसाले का जो ऐड किया वो बहुत बढ़िया था। और लोगों ने मुझे पहचान दी उससे। हम तोड़ गए उससे पहचान मिली। एक फ़िल्म मैंने की थी मधु भंडारकर सर की, भले ही नेगेटिव रोल था। एक बूढ़ा आदमी है, मतलब कि उसकी सोच अलग है, वो बस में जाके लड़की को छेड़ता है। तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। नहीं तो कहीं लगा नहीं गिरीश को हमेशा बुड्ढा दिखाया गया है या अधेड़ उम्र का दिखाया गया है? कभी अभी दिल में लगा नहीं कि यार मैं भी कम से कम जवान दिखूँ, पेड़ों के नीचे, पेड़ों के आगे पीछे भागते फिरूँ? नहीं, वो एज को पार कर चुका था। लेकिन मेरे को ये जो सेकंड पारी खेली है ना, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है और अच्छा काम मिल रहा है, ईश्वर की कृपा हो रही है, आप सबका प्यार मिल रहा है। मतलब कुल मिला के मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ अब। तब बॉम्बे में बसने का पूरा इरादा है? नहीं सर, अपना मेरठ सबसे बढ़िया सर। बसेंगे तो यहीं लास्ट में। आना जाना लगा रहेगा, लेकिन मेरठ मेरठ ये मेरी जन्मभूमि है, वो मेरी कर्म भूमि है। उसने मुझे इज्जत शोहरत से नवाजा है, इसने मुझे जन्म दिया है, तो मेरे लिए दोनों बराबर है सर। तो क्या लगता है कि ये आखिर एक नेटफ्लिक्स और ओटीटी वगैरह के आने से जिस तरह लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का इनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है। हाँ, बिल्कुल हैं? मिला है। तो क्या अब आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो लड़के हैं नए जो मेरठ के भी हैं, हुँ। बाहर के भी हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बॉम्बे का ख्वाब देखते हैं, बॉम्बे को एक सपनों की नगरी समझते हैं? देखिए मुंबई पहले भी ख्वाबों की नगरी थी, आज भी ख्वाबों की नगरी है। मिरेकल या जिसे बोलते हैं ना कि अचंभा या कुछ भी, वो मुंबई में ही संभव है। और मैं नए बच्चों को अपनी ओर से बस एक ही
सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन बेसिक चीज़ें सीख कर आएँ, क्योंकि वहाँ कोई सिखाएगा ना ही किसी के पास टाइम है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास विकल्प नहीं होना चाहिए कि ये नहीं तो मैं ये कर लूँगा। जिसने इस फील्ड में विकल्प रखा कि ये नहीं तो ये कर लूँगा, वो कामयाब नहीं होगा। आपको मछली की आँख देखनी है और उस पर निशाना साध देना है। और कोई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज से 8 महीने पहले मैं भी यही बोलता था, लेकिन आज नहीं बोलता मैं। कोशिश करने वालों की तो हार हो ही जाएगी। आपको कोशिश नहीं करनी है। आपको बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, पागलपन से उसको प्राप्त करना है। क्यों? गाँव में सर्कस आती है, मेरे मेरठ में भी आती है। उस सर्कस में एक तरफ एक लड़की खड़ी होती है जो गोले में घूमती है। दूसरी तरफ एक नाइफ लेकर आँख में पट्टी बाँध के नाइफ मारता है उस लड़की को। अगर वो नाइफ मारने वाला उस लड़की के कान में कह दे कि आज मैं नाइफ मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लड़की खड़ी होगी? कभी नहीं खड़ी होगी। रनवे पर पायलट 200-300 सवारियों को बिठाने के बाद रनवे पर जाने के बाद बोलते कि आज मैं हवाई जहाज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई नहीं बैठेगा। इसलिए बॉस कोशिश नहीं करनी। मछली की आँख देखनी है, अर्जुन की तरह तीर भेद देना है और उसकी आँख को निशाना साधना है। कहता है कि देव शिवा वर मोहे शुभ कर्मण ते कब हो न टरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। तो एक दो डायलॉग जो तुम्हारे हिट हुए हैं वो तो जरा दर्शकों को बता दो कि जिसके कारण गिरीश थापा लोगों के दिनों बसे हुए हैं। कुछ डायलॉग। अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता और हमारे इस चेहरे को कंवल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्योंकि आप सबकी नजरें मेरे पर बनी रही। कहता कि नजरें बनी रहें, नजरें यही रहें, यही मेरे लिए बहुत है कि नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए। नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए। बशर कुछ रंगो नजारे भी हो नजर के लिए। हालात की नहीं, हाजिर दिलो जिगर के लिए। बस तुम्हारी एक नजर काफी है उम्र भर के लिए। आपने पूरी हिंदुस्तान के स्नेह प्रेमियों का और सोशल मीडिया में जो लोग सक्रिय उनका आपने हमेशा अपने अभिनय से उनको एंजॉय कराया। बस आखिरी क्वेश्चन है कि आपकी इस पूरी यात्रा में, आपकी इस पूरी मेहनत में, आपकी इस सफलता में को भाभी जी किस एंगल से देखती हैं? कोई भी आदमी सफल होता है ना सर, वो अकेला नहीं होता। उसके पीछे हजारों लाखों लोगों की दुआएं, प्यार, मोहब्बत, स्नेह, आशीर्वाद होता है और बहुत लोगों का साथ होता है, जिन्होंने समय समय पर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने में प्रेरणा दी। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जैसे आज की डेट के अंदर तो थोड़ा बहुत मैं व्हाट्सएप चलाना जानता हूँ। जब मैं मुंबई गया था तो वहां बोलते थे नया जमाना आया, जब 97 में तो हार्ड कॉपियां ले लेके जाते थे। आज बोलते हैं मेल कर दो, हमें मेल करनी नहीं आती। फिर मैं वहां से उनका मेल आईडी लेता था, यहाँ पर अपनी बच्ची को भेजता था, कभी अपनी बेटी को भेजता था, कभी अनन्या पांडे जी हैं, उनको भेजता था। मैं कहा बेटा ये मेल कर दे, बेटा कैसे करते हैं। वो उन लोगों ने, आप हुए और बाकी सब लोग हुए। मतलब एक आदमी के कामयाबी में कई लोगों का साथ था। वो मेरे परिवार का भी है, मेरे वाइफ का, मेरे बच्चों का। उन्होंने कुर्बानी दी कि मेरे को घर से छोड़ा कि भी जाओ, चलो देखो अपना, देखो जो तुम्हारे को हो सकता है। तो सबका योगदान है। मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सबके सहयोग, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद से गिरीश थापर बन पाया। नहीं तो आज मैं भी वही अचार मुरब्बे बेच रहा होता। आपने अभी देखा गिरीश थापा जी की संघर्ष को, उनकी सफलता को, उनकी मुस्कुराहट को और उनके एक से एक बढ़ के धारावाहिकों में, एड्स में और आपकी फिल्मों में उनके आपने देखा। आप जब भी आप उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मेरे सामने से होके निकले हैं। और मैं गिरीश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे स्टूडियो में आए, शारदा एक्सप्रेस को आपने समय दिया। थैंक यू। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं बस यही कहूंगा ज्ञान भाई कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है। और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें, क्योंकि नींद आती नहीं, रात गुजर जाती है। कि समेट लो सितारों को बाहों में, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और शारदा एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आपको ये बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया से बढ़िया लोगों के इंटरव्यू आपके तक मुहैया कराएंगे। जय हिंद।